क्रैक प्रथम। आज तारीख 13 अगस्त 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला GSLV F10 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, 127वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में और आइवेरियन प्रायद्वीप के बारे में। पहला जो टॉपिक है GSLV F10 के बारे में। दरअसल यह न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इस गुरुवार को GSLV F10 जो है अपने लक्ष्य से भटक करके यह अंडमान सी में गिर गया। कारण क्या है उसे जानने से पहले हम जानते हैं ये जो GSLV है उसके बारे में। देखिए, पृथ्वी की जो कक्षा होती है, इनके जो ऑर्बिट होते हैं, इसमें दो प्रकार के जो व्हीकल होते हैं उसे यूज करते हैं। एक तो हमारे होते हैं PSLV और दूसरा है GSLV। अगर आपको 400 या 500 किलोमीटर के ऊंचाई पर आपको करने हैं उड़ान भरने या फिर आपको उपग्रह को स्थापित करने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं PSLV। लेकिन अगर हमें काफ़ी अधिक, यहाँ 36,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने ऊंचाई पर हम पूरे पृथ्वी का पर्यवेक्षण कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर किसी उपग्रह को स्थापित करने होते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी अधिक बल प्रदान करने के लिए रॉकेट की आवश्यकता होती है और वो काम करता है GSLV। इसलिए इसका नाम रखा जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। आपको ऑर्बिट से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो 1 मार्च 2021 का एक वीडियो बनाया गया, उसमें आपको अधिक जानकारी मिल सकती है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो हम जानते हैं GSLV F10 के बारे में। इनकी जो गुरुवार को एक गिर गया कहाँ पे, अंडमान सी में। यह दरअसल एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ले जा रहा था, यानी कि इसका नाम था EOS-0 थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि जो पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने के लिए। अब पृथ्वी का पर्यवेक्षण तो 400 या 500 किलोमीटर पर नहीं किया जा सकता ना, इसके लिए हमें जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रवेश करना होता है। इसके लिए ये जो ऑब्जर्वेशन था, यानी कि EOS-3 को यहाँ पर स्थापित करना था 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर। इसके लिए अधिक बल प्रदान करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उपग्रह था, यानी कि जो उसे स्थापित करना था, उसके लिए यूज़ किया गया इसे GSLV का। इसमें जो होते हैं 3 प्रकार के ईंधन का प्रयोग यहाँ पे जो होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड और ये तीसरा जो है वो है क्रायोजेनिक इंजन। और यहीं पे ये खराबी आई जिस कारण से यह जो है अपने निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं उससे भटक गया और असफल हो गया। ये जो सॉलिड वाला था इसने भी अपना अच्छा काम किया और इसने भी, यानी कि लिक्विड वाले में। लेकिन ये जो है यहाँ पर, यानी कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इसमें यूज़ किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। यह जल नहीं पाया और जिस कारण से इस भारी उपग्रह को स्थापित करने के लिए इस रॉकेट में उतना बल प्रदान नहीं मिल पाया और इस कारण से यह जो है भटक गया और यह अंडमान सी में जाकर के गिर गया। इस असफलता का इसरो पर साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें मिशन गगनयान और चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करना है, जिसपे हम इस्तेमाल करेंगे GSLV Mark 3 को। ये जो आपको याद होगा कि चंद्रयान जो 2 है वह भी अपने मार्ग में असफल हो गया था और अंतिम चरण में प्रवेश करके भी वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था। और इस प्रकार से अगर ये जो F10 गिरा है तो अगर ऐसे होते रहेंगे तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ेगा इसरो पे, क्योंकि आगे अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। इसकी आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। और हम जानते हैं जो क्रायोजेनिक इंजन है उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे कि क्रायोजेनिक आखिर इंजन है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। दरअसल -170 डिग्री सेल्सियस पर आप ये जो हाइड्रोजन है, यानी कि जो गैस होते हैं, उसे आप लिक्विड में रख सकते हैं। अभी देखिए, अगर ये इतने क्षेत्र में गैस में है, यानी कि हाइड्रोजन, तो अगर आप इसे लिक्विड में बदलेंगे तो ये काफ़ी कम एरिया में आ सकता है ना। तो इस कारण से इसका, यानी कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड के रूप में। याद रखिएगा, किसमें? लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया कि जो GSLV होते हैं काफ़ी भारी होते हैं, है ना। तो इसको अधिक बल प्रदान करने के लिए इसीलिए एक क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये जो लिक्विड हाइड्रोजन है इसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो यहाँ से 2 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला जैसे कि इसे जैसे ही टेम्परेट किया जाता है, यानी कि जैसे ही तापमान दिया जाता है तो जो यहाँ जो लिक्विड में था, सॉलिड नहीं, यहाँ पे लिक्विड, इनके जो हाइड्रोजन लिक्विड में होते हैं वो क्या होता है, गैस में बदलने लगते हैं। अब ये जैसे ही गैस में बदलेगा तो मान लीजिए ये जो चैम्बर है यहाँ पर, तो ये इसमें काफ़ी बल प्रदान होते हैं, यानी कि क्योंकि गैस जो होते हैं काफ़ी स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं,
जिससे 700 गुना अधिक बल प्रदान मिलता है किसे, उस रॉकेट को। तो आप सोचिए 700 गुना अधिक, यानी कि जो वर्तमान जो बल मिल रहा है उससे 700 गुना अधिक अगर बल प्रदान मिलेंगे सिर्फ गर्म करने पर, तो आप सोचिए इस रॉकेट को कितना बल मिलेगा और वो अधिक ऊंचाई में जाएगा। तो ये तो हुआ जैसे ही टेम्परेट करते हैं उस समय, लेकिन जैसे ही हम ईंधन को जलाते हैं यानी कि हाइड्रोजन को जैसे ही जलाते हैं उससे इससे भी ज़्यादा जो होती है बल प्रदान मिलता है और ये जो है अधिक ऊंचाई जाने में समर्थ हो जाता है। तो आप समझ गया कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन में है इसमें क्या होता है, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, पहले तो गर्म किया जाता है, गर्म करते ही ये जो गैस होते हैं वो फैलने लगते हैं और 700 गुना अधिक जो होते हैं वो उसे बल प्रदान मिलता है और उसके बाद जो है जब जलाते हैं तो उससे भी अधिक यहाँ पर इसको शक्ति मिलती है और ये अधिक ऊंचाई यानी कि ये जो 36,000 किलोमीटर है या उससे ऊपर जाने के लिए यह तैयार हो जाता है। इसीलिए इसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए क्रायोजेनिक इंजन क्या है, इसमें किन गैसों का, यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। यहाँ इस टेम्परेचर पे इसको लिक्विड में तब्दील किया जाता है। तो आप समझ गए। नेक्स्ट हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। दरअसल ये जो विधेयक है इसे लोकसभा में, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 2021 को प्रस्तुत किया गया था। 10 अगस्त को यह पास हुआ और 11 अगस्त को यह राज्यसभा से यानी कि संसद से भी यह पारित हो गया। यह जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है यह जब राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा इस पर तो वह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। यानी कि जो अभी विधेयक है वह क्या हो जाएगा, अधिनियम यानी एक्ट बन जाएगा ये 105वां, याद रखिएगा। इससे किया क्या गया है, दरअसल इससे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को उनके अपने जो सोशल और एजुकेशनली यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड क्लासेज होते हैं उनके वर्गीकरण का अधिकार दिया गया इस संशोधन के द्वारा। तो आप समझ गए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या अधिकार दिया गया कि वे अपने लिए यानी कि अपने राज्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का क्लास तय कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एनसीबीसी जो है, जिसे कब बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के द्वारा। इसे जो है संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है लाया गया था और 2018 में इसे पारित किया गया और बन गया 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसके द्वारा एनसीबीसी को क्या किया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले यह सांविधिक दर्जा था। अब क्या है, एनसीबीसी एक संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा ये जो अधिनियम यानी कि 2018 का जो एक्ट लाया गया था इसके तहत प्रेसिडेंट को भी ये जो नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया था यानी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होते हैं उनको, ये जो स्टेट और टेरिटरी में होते हैं उनके लिए। लेकिन अब जो बदलाव किया गया उसके बारे में, यानी आप समझ गए, इसे फिर से समझिए। ये जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है इसके द्वारा 105वां संविधान संशोधन किया जाएगा। इसके तहत किया क्या गया, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राज्यों में ये जो सोशल यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनको अपने लिए यानी कि अपने राज्य में नौकरी, शिक्षा आदि के लिए क्या किया गया है, नामित करने का अधिकार दिया गया है। और इससे पहले जो एनसीबीसी था जिसे बनाया गया था 1993 के एक्ट के तहत, इससे भी संवैधानिक दर्जा यानी कि इस अधिनियम को बनाने से पहले इस एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 के अमेंडमेंट के तहत, यानी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इससे क्या किया गया, एक अधिकार दिया गया कि आप संवैधानिक संस्थान बन गए। इसी के तहत राष्ट्रपति को भी नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया। तो अब इसमें बदलाव क्या है वो हम जानेंगे। देखिए 2018 के तहत राष्ट्रपति को जो है अधिकार दिया गया कि आप सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको आप नोटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बदलाव यह किया गया है यानी कि 2021 का यानी कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करेंगे सिर्फ। पहले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी कर सकते थे राष्ट्रपति, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अब जो है राष्ट्रपति केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं उसके लिए यहाँ पर नोटिफाई किया जा सकता है, ना कि इसके लिए। लेकिन ये जो बिल है 127वां या फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 127वां आप समझ गए, ये विधेयक था। विधेयक जैसे ही पारित होता है वो क्या होता है, एक एक्ट बन जाता है और वजह ही क्या बन गया 105वां एक्ट।
तो इसी के तहत अब राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य के लिए बना सकते हैं सोशल और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को। इसके अलावा ये जो इनका एक्ट हो, यानी कि जो बनाएंगे, नोटिफाई करेंगे राज्य, वो सेंटर लिस्ट से अलग भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप उससे अलग नहीं रख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पहले जो आर्टिकल 338B था, इसके तहत ये जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं या राज्य होते हैं, इनको क्या होता था कि NCBC से एक प्रकार से कंसल्ट करना होता था, यानी कि केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको NCBC से कंसल्ट करना होता था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा, यानी जो बिल जो पारित किया गया, इसके द्वारा इनको इससे भी अब छूट दे दी गई। तो ये है इससे संबंधित 105वां या फिर 127वां संविधान संशोधन विधेयक। आप समझ गए। नेक्स्ट है आइबेरियन पेनिनसुला। याद कीजिए, हमने पिछले वीडियो में ग्रीस के बारे में पढ़ा था, इविया आइसलैंड के बारे में। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ जंगलों में आग लग गई थी हीट वेव के कारण, और वही जो है यहाँ पे हुआ है आइबेरियन पेनिनसुला में। ये जो आइबेरियन पेनिनसुला होते हैं, किसे कहते हैं, ये जो पुर्तगाल और स्पेन है उसे कहते हैं हम आइबेरियन प्रायद्वीप। तो यहाँ भी सेम घटना घटी है, यानी कि जो ग्रीस में जो घटना घटी थी वही घटना यहाँ पर हीट वेव के कारण इनके जंगलों में आग लग रही है। तो इसे याद रखिएगा, आइबेरियन पेनिनसुला, इसमें कौन सा देश शामिल है और कहाँ पे है, इसे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कौन सा याद कीजिए, इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर, है ना। यहीं पे कौन सा था, ग्रीस था, और इसके ऊपर यहाँ पर इटली है ना। तो इसे याद रखिएगा। और ये वाला, ये देखिए, ये है जिब्राल्टर, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन को खोलता है, यहाँ से एक दूसरे को यहाँ से जोड़ता भी है, या फिर आप बोल सकते हैं भूमध्य सागर को यहाँ पर खोलता है, कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। याद रखिएगा आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में, इसमें 2 देश है। नेक्स्ट एक मिसलेनियस पॉइंट है। आप ये जो नोट देख रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तान का है। दरअसल ये न्यूज़ में नहीं है, ये न्यूज़ में बनाया गया है। दरअसल हमारा जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब उस समय जो दोनों देशों के बैंक थे, RBI, तो RBI क्या करता था, ये लगभग एक साल के लिए पाकिस्तान के जो नोट होते हैं उसे RBI के द्वारा ही प्रिंट किया था। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा है ना, लेकिन इसे छापा किसी द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो उस समय के गवर्नर थे CD देशमुख, उनका भी यहाँ पर है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हस्ताक्षर। तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।